Good morning, everyone. Today we will learn about errors. इससे पहले हमने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और अगर यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला है कि डायमेंशन एनालिसिस और उसके बाद में दूसरा आपके सामने आता है एरर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द एरर, मीन्स इट्स डेफिनेशन। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो पहले एरर देखते हैं कि एरर क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास में 1 kg शुगर है, देयर इज़ 1 kg शुगर, और आपको बोला जाता है कि आप इसका मेजरमेंट कीजिए एंड आफ्टर मेजरमेंट इट कम्स आउट टू बी 1.2 kg. After measurement it comes out to be 1.2 kg. Then you can say that this 1 kg was the true value which you have and 1.2 kg is the measured value जो आपने मेजरमेंट करने के बाद में प्राप्त की। तो आपका जो एरर होगा, एरर डेट विल बी, आपसे पूछे कि कितना एरर इसमें आया तो आप क्या कहेंगे 1.2 minus 1, or either you can say 1 minus 1.2, whatsoever, means you have to deal with the difference. So आपका जो एरर है that will be 0.2 kg और minus 0.2 kg, both are errors. 0.2 kg is error and minus 0.2 kg भी आपका एरर ही है। आपका एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका एरर नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पर हमने मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस किया और यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस किया। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि एरर का मतलब होता है मिस्टेक। आपसे कोई मिस्टेक होगी, कितना मिस्टेक हुआ आपसे 0.2 kg का मिस्टेक हुआ, बट यहाँ मेजरमेंट की बात चल रही है तो हम मिस्टेक नहीं बोलेंगे, हम दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो वी विल से एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आइदर वी विल से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और वी विल से मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप 1.2 माइनस 1 भी कर सकते हैं एंड 1 माइनस 1.2 भी कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। कुछ बुक्स इसको कन्वेंशन मान करके चलती है तो कुछ बुक्स इसको कन्वेंशन मान करके चलती हैं, लेकिन आपको एक कन्वेंशन मान करके चलना पड़ेगा, चाहे आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कीजिए या मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कीजिए। मैंने देखा है कि जब एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करके और फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला गया है। जबकि कुछ और बुक्स की जब हम बात करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट में काफ़ी यूज होती है, नाम नहीं लूँगा, आप सबको पता होगा, तो उनके अंदर आप पाएंगे कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखा हुआ है। तो दोनों ही सही है, आपको कोई इनमें से एक कन्वेंशन लेकर के चलना है। ठीक है, तो मैं कन्वेंशन जो लेकर के चल रहा हूँ, हाँ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं अपन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो जो डिफरेंस आएगा, आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरर की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ एरर की अगर बात करें कि एरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करें, तो देखिए फिर से एरर के टाइप्स को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। हर बुक अलग अलग नोटेशन यूज करती है, मैं अपने तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी जो बुक है उसने अपने तरीके से डिफाइन किया हो। तो मेरे अनुसार ये जो एरर हैं ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होता है वो होता है आपके पास में सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, आराम से सुनिएगा, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा आपके पास में रैंडम एरर, रैंडम एरर। और तीसरा आपके पास में ग्रोस एरर, ग्रोस एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्या चीज़ है, आराम से समझेंगे इस चीज़ को, और सबसे लास्ट में एक एरर की और बात करेंगे जिसको लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं, तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहले सिस्टमेटिक एरर के ऊपर आते हैं और इसके बारे में चीज़ें बताते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या है और कैसे आप इसको रिमूव करोगे एंड व्हाट आर द वेरियस कोजेज जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर अराइज होता है। तो देखिए इस शब्द को आप देख लीजिए, सिस्टमेटिक मीन्स सिस्टम, आप सिस्टम को देख लीजिए, सिस्टम।
कौन सा सिस्टम? मेजरिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एक ऐसा एरर जो कि मेजरिंग सिस्टम की वजह से आएगा उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। अब आपसे कोई पूछे कि मेजरिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, कोई पूछे आपसे कि मेजरिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, तो मेजरिंग सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक वो डिवाइस जो कि मेजर कर रहा है, और एक वो पर्सन जो कि मेजरमेंट में आपने लगा रखा है, ठीक है। और प्लस में आपकी जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, इधर उधर वाली जो कंडीशंस थे एनवायरमेंटल कंडीशन, या इनको हम फिजिकल कंडीशंस का भी नाम देते हैं, फिजिकल कंडीशन। ये तीन चीज़ें एक मेजरिंग सिस्टम को मिलकर के बनाती हैं। देखिए, आप किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि बेटा आपके पास ना 1 kg शुगर है और आपको मेजर करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप एक डिवाइस लेंगे, मतलब मेजरिंग डिवाइस होंगे, और आप स्वयं एक पर्सन के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्लस में ये भी मैटर करेगा, जैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, चलो हम शुगर की बात कर रहे हैं, अगर हम लें कि आपके पास में कोई हल्की फुल्की चीज़ मान लीजिए जिसके ऊपर एयर का कोई इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर वाटर वगैरह का कोई इफेक्ट पड़े, ऐसी कोई चीज़ मान लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने क्या लें एग्जाम्पल, चलो आप एक काम कीजिए, आप नमक ले लीजिए ना, साल्ट की बात कर लेते हैं, साल्ट। और ये साल्ट भी ओपन साल्ट है, राइट, ओपन साल्ट है, मीन्स उसमें पैकेट में बंद नहीं है, और आप इसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? और आप जो एक कोई भी कटोरा लेंगे और उसके अंदर डालेंगे और फिर उसको मशीन के ऊपर रखेंगे। अब सपोज करो कि हवा चलने लग जाए, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली वो जो एयर होगी वो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करेगी, और आपकी जो रीडिंग है वो डिफरेंट आने वाली है एक्चुअल रीडिंग से। तो देखिए, एक ऐसे एरर जो कि सिस्टम की वजह से अराइज होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर में तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो एरर डिवाइस, और वो जो डिवाइस है वो डिवाइस डिफेक्टेड डिवाइस है। आराम से सुनिएगा, कैसी डिवाइस है? डिफेक्टेड। आपका जो इंस्ट्रूमेंट था वही ख़राब था, तो डेफिनेटली जो रीडिंग देगा वो तो गलत ही देगा। या फिर आपका पर्सन डिफेक्टेड हो। अब आप कहेंगे सर पर्सन कोई डिफेक्टेड थोड़ी ना होता है, डिफेक्टेड तो डिवाइस होती है, पर्सन भी डिफेक्टेड होता है। कैसे डिफेक्टेड होता है? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन आपने यूज कर लिया। आराम से सुनिएगा, क्या चीज़? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन आपने यूज किया। उस बंदे को पता ही नहीं था कि मेजरमेंट कैसे किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 kg शुगर ही तो तोलनी है, उसमें क्या एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? बेटा मेजरमेंट जो है वो केवल इतना नहीं है कि आपको शॉप के ऊपर जाना है और कुछ लेकर के आना है। आप अपनी लैब के अंदर, जैसे फिजिक्स लैब ले लीजिए, केमिस्ट्री लैब ले लीजिए, उसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि एक्सपेरिमेंट होगा कैसे। आपको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, राइट। इसी तरह से जैसे हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, हमारे पास में रॉकेट लॉन्चर्स की हम बात करते हैं, मिसाइल्स की बात करते हैं, उनकी वर्किंग में, उनके मेजरमेंट में, उनकी कैलकुलेशंस में ऐसे बंदे को लगा दिया जाए जिसको एक्सपीरियंस ही ना हो, तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे क्या होगा? आप सोचिए ज़रा, क्या होगा? जो अपना रॉकेट है वो काम नहीं करेगा डेफिनेटली। पता लगा कि जहाँ से उसको लॉन्च करना था वो वहीं पर गिर गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम डिफेक्टेड, मतलब पर्सन डिफेक्टेड नहीं होता मान लिया, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी बात हो रही है ना। जैसे इन्हें एक्सपीरियंस है, कई बार पर्सन बाइस्ड पर्सन भी होते हैं। बाइस्ड होते हैं जानबूझकर जो गलती करते हैं, आता सब कुछ है लेकिन जानबूझ के करेंगे, तो वो भी इसी में आ जाती है। इन्वायरमेंटल के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं? जैसे आपका टेम्परेचर आ गया, आपका प्रेशर आ गया, आपकी ह्यूमिडिटी आ गई, ह्यूमिडिटी, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर है जो कि सिस्टम की वजह से अराइज होता है। अच्छा, मुझे एक एरर का नाम याद आया, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा उस समय आया होगा, एक एरर होता है जीरो एरर। जीरो एरर, ये जीरो एरर क्या चीज़ है, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक वोल्ट मीटर आपने यूज़ किया। आप सबको पता होगा कि वोल्ट मीटर क्या चीज़ होती है। वोल्ट मीटर एक ऐसी चीज़ है जो कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आती है। और आपने अगर वोल्ट मीटर को देखा हो तो इस तरह से कुछ उसमें आपके मार्क लगे होते हैं, यहाँ पर इस तरह से मार्किंग सिस्टम होता है, और यहाँ लिखा होता है 0, फिर उसके बाद में 1, उसके हो सकता है 5 लिखा हो, 5, फिर उसके बाद में 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस तरह से मार्किंग होती है, राइट। ये सब वोल्ट की रीडिंग है। और ये आपकी एक निडल होती है, ये निडल है।
अच्छा एक बात आप बताएंगे ज़रा कि जब आप इसका यूज नहीं कर रहे, आराम से सुनिएगा, जब आप वोल्ट मीटर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो ये निडल है, ये निडल कहाँ पर होनी चाहिए? तो डेफिनेटली ये निडल जो है वो जीरो के ऊपर होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात है? ये निडल कहाँ पर होनी चाहिए? जीरो के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आप इसका यूज नहीं कर रहे, आपने इसको सर्किट में नहीं लगाया हुआ है, आप इसका यूज नहीं कर रहे, तो ये निडल जीरो के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आप अपने लैब में पाएंगे कि कुछ आपके पास में वोल्ट मीटर ऐसे भी होते हैं जहां पर ये अगर जीरो का साइन है तो आपकी निडल जीरो से नीचे होती है। इसी तरह कुछ वोल्ट मीटर ऐसे भी होंगे जहां पर ये जो निडल है ये आपके जीरो के साइन से ऊपर भी होगी। जीरो यहाँ है, निडल यहाँ 1 के ऊपर है। समझ में आ रही है बातें? जब आप यूज नहीं कर रहे, जब आपने वोल्ट मीटर को सर्किट में नहीं लगा रखा, जब आपने वोल्ट मीटर को करंट से कनेक्टेड, करंट सोर्स से कनेक्टेड नहीं कर रखा, तो उस समय इसकी रीडिंग जीरो आनी चाहिए, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे। और रीडिंग जीरो आने का मतलब है कि आपकी जो ये निडल है जीरो के एग्जैक्टली सामने होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे, चाहे वो एमीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो, कोई और भी हो सकता है, जिनमें इनकी जो रीडिंग है, इनिशियल जो निडल है वो जीरो के साथ कंसाइड नहीं करती, या तो वो उससे आगे रहती है या उससे पीछे रहती है। इसका मतलब ये अगर आप इनका यूज करेंगे तो ये गलत रीडिंग देंगे, क्योंकि इनकी निडल जीरो के ऊपर नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, तो ये गलत रीडिंग देंगे। तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे? जीरो एरर। तो ये जो जीरो एरर है ये भी आपके सिस्टमेटिक एरर के अंदर शामिल हो जाता है। फिर इनको रिमूव कैसे करें? तो आप देख पा रहे हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर है उनका जो कोज है वो हमें पता होता है। जैसे सपोज करो भाई डिवाइस है, डिवाइस डिफेक्टेड है, आप चेंज कर दीजिए। बंदा डिफेक्टेड है, बंदे को चेंज कर दो, नया बंदा ले आओ जिसको अच्छा सा एक्सपीरियंस हो। आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस को आप मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर के जो कोजिज होते हैं उनके बारे में पता होता है, और इसीलिए हम उनको रिमूव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा एरर है डेट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने लीस्ट काउंट एरर जो है उसको सिस्टमेटिक एरर के अंदर डाला हुआ है पढ़ाने के लिए। तो मैं लिस्ट काउंट एरर की बाद में बात करूंगा, सबसे लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा उसमें कुछ चीज़ें और भी बतानी है आपको कि लिस्ट काउंट क्या होता है, उसके बाद लिस्ट काउंट एरर पे जाएंगे। रैंडम एरर, रैंडम वर्ड को देखिए। रैंडम वर्ड का मतलब होता है जो कोई चीज़ फिक्स ना हो। जब कोई चीज़ फिक्स ना हो, कोई चीज़ अनसर्टेन हो, तो उसको बोलते हैं रैंडम। ठीक है। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है रैंडम एरर ऐसे एरर हैं जिनके बारे में पता ही नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी नहीं पता था कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं पता था। सारी चीज़ें अनसर्टेन है, ये भी नहीं पता कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। कई बार क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो अपनी लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप सबने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में। अभी आप 11th क्लास में हो चुके हैं, मैं 10th क्लास को 20 मान के चल रहा हूँ। तो वहाँ आपने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो उसमें आपको बोला जाता है कि बेटा ना कम से कम आपको 7-8 रीडिंग्स जो होती हैं वो लेनी होती है। 7 to 8 रीडिंग्स आपको लेने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप 7 to 8 रीडिंग्स लीजिए? आप जब ये 7 to 8 रीडिंग लेते हैं तो हर बार आपका आंसर अलग अलग आता है। जैसे सपोज करो कि मैं मान लेता हूँ कि एक बार आपका जो आंसर है, जैसे आपने रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, उसमें रेजिस्टेंस V/I करके, तो लेट अस सपोज एक बार आपका जो रेजिस्टेंस है वो आ गया 1.123 ओम। आपने कैलकुलेशन की इतना है। दूसरी बार कैलकुलेशन किया 1.125 ओम आ गया। तीसरी बार कैलकुलेशन किया 1.209 ओम ऐसा आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि हर बार जो रीडिंग है वो आपकी अलग अलग आ रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, डिवाइस वही थी, आपने वोल्ट मीटर भी वही यूज किया, आपने एमीटर भी वही यूज किया, और आप ही यूज करने वाले थे। कहने का मतलब डिवाइस भी वही है, पर्सन भी वही है, लैब भी वही है, इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो भी आपकी वही है। ठीक है, सारी चीज़ें वो है, लेकिन फिर भी हर बार अलग अलग रीडिंग आ रही है। कंडीशंस आपकी सारी की सारी, जो सिस्टमेटिक एरर जो पढ़ा रहा था वो सारी कंडीशन आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इंस्ट्रूमेंट आपका सेम है, पर्सन वही बंदा है जो मेजरमेंट कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी सेम है, लेकिन फिर भी हर बार अलग अलग रीडिंग आ रही है। आपको इसके पीछे का कोई कोज नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं रैंडम एरर्स, जिनके बारे में कुछ भी फिक्स ना हो सकता है कि अगली बार आप करो तो फिर से 1.123 आ जाए, मतलब वही सेम आ जाए जो पहले आई थी। रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, सारी चीज़ें अनसर्टेन होती है। सारी चीज़ें अनसर्टेन होने का मतलब कितना आएगा, कब आएगा,
कैसे आएगा, इसका कोई आंसर आपके पास में नहीं होता। तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं हम, रैंडम एरर, ठीक है। और रैंडम एरर्स को रिमूव कैसे करें, तो अब देखिए जब इनका कोज हमें पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है इनका कोज, तो हम रिमूव कैसे करें, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप जो है लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लीजिए। क्या लीजिए बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। आप याद कीजिए जब आपने ये ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको बोला जाता था कि कम से कम 7 से 8 रीडिंग आपको कम से कम लेनी है। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लीजिए और उसके बाद उनका ले लीजिए मीन। मीन का मतलब होता है बच्चे एवरेज। तो जब किसी चीज का एवरेज किया जाता है तो घटने वाली चीज को एवरेज बढ़ा देता है और बढ़ने वाली चीज को एवरेज घटा देता है। आराम से सुनिएगा, एवरेज जो होता है वो लगभग बीच की वैल्यू होती है। एवरेज जो होता है वो लगभग बीच की वैल्यू होती है। अगर आपका आंसर बहुत ही कम आ रहा है, ट्रू वैल्यू ज्यादा है, तो एवरेज उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और ट्रू वैल्यू तक ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, ट्रू वैल्यू कम है, तो एवरेज जो है वो उस मेजर्ड वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो जब आपको बोला जाता है कि रैंडम एरर आप रिमूव करेंगे, तो कैसे रिमूव करेंगे, आप बहुत सारी रीडिंग्स लेने वाले हैं और बहुत सारी रीडिंग्स लेकर के उनका क्या लेंगे, मीन या एवरेज। इसके बाद में जो तीसरा एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर था, ये रैंडम एरर था। तीसरा एरर है आपका ग्रोस एरर। ग्रोस एरर, तीसरा एरर है आपका ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होता है, ग्रोस से आप याद करो ना, ग्रोस से एक वर्ड बनता है ग्रोसरी, GROSSERY, है ना। ग्रोसरी, ग्रोसरी से याद आ गया, ग्रोसरी शॉप होती है ना, जहां से आप कुछ सामान वगैरह लेने जाते हैं, जिसको किराने की दुकान बोलते हैं। लाला जी की दुकान, लाला जी, है ना, बाणिये की दुकान, लाला जी की दुकान, जो भी है, राइट। तो वहां से आपको याद आना चाहिए कि लाला जी पता है ना, लालची होते हैं। मतलब ये बुरा मत मानना, किसी के फादर वादर लाला जी हो, बुरा मान के बैठ जाए कि लालची क्यों बोल दिया सर ने, ऐसा नहीं है। मतलब यूजुअली एक कंसेप्शन होता है कि उनके मन में थोड़ा सा ग्रेडीनेस होता है। तो यहां से आपको याद आएगा ग्रेडीनेस प्लस केयरलेसनेस, ये दो फैक्टर। ग्रोस एरर ऐसे एरर हैं जो इन दो फैक्टर्स की वजह से आते हैं, ग्रेडीनेस एंड केयरलेसनेस। ग्रेडीनेस आप समझ ही गए होंगे कि जानबूझ के इंस्ट्रूमेंट को खराब किया गया ताकि वो गलत रीडिंग दे। आपने लेना था 1 kg शुगर और वो जो बंदा है उसने अपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन इस तरह से कर रखा है। पहले पुराने टाइम में वो तराजू होते थे, तराजू मतलब ऐसे वाले तराजू, आपको पता होगा ना, शायद याद हो, पुराने टाइम में इस तरह के ऐसे होते थे अपने पास में, याद आया कुछ, है ना। इस तरह का एक अरेंजमेंट होता था और यहाँ पे नीचे वो चुंबक लगा दिया करते थे ताकि यहाँ वजन अपने आप इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग डिवाइसेस हैं, तो उनमें कैलिब्रेशन एक वर्ड होता है, कैलिब्रेशन को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ हाई फाई लोग कर सकते हैं इस कैलिब्रेशन को चेंज। तो क्या क्यों चेंज किया उन्होंने, ताकि वो आप लेने गई 1 kg शुगर, वो आपको देंगे 0.8 kg शुगर, लेकिन रीडिंग एकदम एग्जैक्टली सही आएगी। मतलब जब उस 0.8 kg को मेजर करेंगे अपने, उनका जो खुद का डिवाइस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप घर आकर के मेजर करें, नहीं, आपके सामने वो मेजरमेंट करेगा तो 1 kg ही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में था कितना, 0.8 kg। तो ये एरर जानबूझ करके वाले एरर हैं। तो जो ग्रेडीनेस वाले एरर हैं वो किस में आते हैं, ग्रोस एरर में आते हैं, ठीक है। इसी तरह केयरलेसनेस में कौन सा एरर है, जैसे सपोज करो कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, अब उसने एक्सपेरिमेंट करते समय केयरलेसनेस दिखा दिया, मतलब कि उसका मन नहीं कर रहा था कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, लेकिन ठीक है टीचर ने बोला भाई चलो ठीक है कर लेते हैं, वो क्या करेगा, ऐसी कुछ भी रीडिंग नोट करवा देगा। मतलब एग्जैक्ट रीडिंग लेने के चक्कर में एग्जैक्ट रीडिंग नहीं लेगा, वो गलत रीडिंग लेगा, राइट। तो ऐसे जो एरर होंगे वो ग्रोस एरर होंगे। हो सकता है कि उसने मेजरमेंट करते समय गलती की हो सकता है कि मेजरमेंट तो सही किया उसने, ठीक है, लेकिन उसने जैसे रीडिंग होती है उसको नोट डाउन करना पड़ता है, उसने नोट डाउन करते समय कुछ गलती कर दी। या हो सकता है उसने अपने साथी को बोला हो कि भाई आप रीडिंग नोट कर लो, जैसे आप लोग करते हो ना, 4-5 के ग्रुप में एक्सपेरिमेंट होता है, तो आप लोगों में से क्या करते हो, बोला मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और तुम जो है वो रीडिंग नोट करो। तो मैंने तो सही किया और मैंने उसको सामने वाले को बोला कि भैया नोट करना है 4.252, अब उसने नोट कर दिया 4.251। समझ में आ रही है, बोला था 2.252, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नोट कर दिया 4.251। तो ये जो ऐसे एरर हैं ये केयरलेसनेस की वजह से आए हैं, जिनको बोलते हैं ग्रोस एरर,
ठीक है। तो ग्रॉस एरर में दो फैक्टर होते हैं, एक ग्रेडीनेस, एक केयरलेसनेस, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। हर बुक का अलग अलग नोटेशन है इनको डिफाइन करने के लिए, और हर बुक का अलग अलग मेथड है। मैंने अपने हिसाब से डिफाइन किया, मोस्टली इसमें सारे कवर किए। अब एक एरर और है जिसकी बात कर लेते हैं, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, इसकी बात और कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। तो इसमें समझेंगे जरा, पहले ना इस वर्ड को देखते हैं, लीस्ट काउंट। इसको देखिए, लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, और काउंट का मतलब होता है मेजरमेंट। जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अभी मैं एरर की बात नहीं कर रहा, एरर बाद में देखेंगे, पहले किसको डिफाइन कर रहे हैं, लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई मेजरिंग डिवाइस है, उस मेजरिंग डिवाइस का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा, सबसे छोटा वो कितना मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं उसको, लीस्ट काउंट। अब देखिए, ये मैं मान लेता हूं कि कोई स्केल है, सपोज करो दिस इज ए स्केल, ये एक स्केल है आपके पास में, राइट, ये स्केल है, ये वही स्केल है, सेंटीमीटर स्केल जो आप यूज करते हैं। यहाँ पर इस तरह से होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1 2 3 4, फिर यहाँ थोड़ा सा बड़ा होता है 5वां, उसके बाद में 1 2 3 4, और ये काफी बड़ा, यहाँ पे लिखा होता है 1, यहाँ लिखा होता है 0, ऐसा ही होता है। इसके बाद में फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा होता है 2, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। और ये सारी रीडिंग आपकी किस में होती है, सेंटीमीटर्स में ये सारी रीडिंग होती है। कहने का मतलब ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से चलेगा आपका। अब आपसे पूछा जाए कि जो सेंटीमीटर स्केल जो आप यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। एक जो सेंटीमीटर स्केल है वो सबसे कम कितना मेजरमेंट कर सकता है, जरा सोचिए जरा। एक जो स्केल है, सिंपल जो स्केल है, उससे आपको समझाएंगे फिर आगे चलेंगे। एक जो सिंपल स्केल है वो कितना लिस्ट काउंट हो सकता है उसका, वो कितना सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है। तो आप में से काफ़ी बच्चों का आंसर होगा सर 0, काफ़ी बच्चों का होगा आंसर, मुझे पता है। जब ये पूछा जाता है तो आंसर देते हैं 0, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ स्टार्टिंग में 0 लिखा है तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट तो 0 ही हो गया। बेटा 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि वो मेजरमेंट है ही नहीं, स्मॉलेस्ट कहाँ से हुआ। 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब है कि वो मेजरमेंट है ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट कहाँ से हो गया। आपको स्मॉलेस्ट मेजरमेंट निकालना है। अब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा कौन सा, आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो डिविजन्स हैं ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, आपको पता है ये सारे। तो कोई भी डिवीजन के बीच का ये जो गैप है ना, ये छोटा सा, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला गैप, ये आपका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। इसी तरह इन दोनों डिवीजन के बीच का जो गैप है वो भी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। मतलब कोई भी 2 डिवीजन आप ले लीजिए, सक्सेसिव वाले, लगातार वाले लेने, ये नहीं है कि एक ही ले लिया, एक ही ले लेना ना। जैसे इनका बीच का जो मेजरमेंट है ये सबसे छोटा मेजरमेंट है, इससे छोटा ये मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इससे छोटे में इसके पास कोई मतलब मार्किंग का सिस्टम है ही नहीं, तो इससे बीच का मेजर वो कैसे करेगा। तो ये हमें गैप निकालना है कि ये जो गैप था ये गैप कितना था, ये गैप ही इसका लिस्ट काउंट है। अब कैसे निकालेंगे, आप काउंट कीजिए जरा, ये गैप है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 और 1 के बीच में 10 डिविजन हैं सर आपके, कितने हैं, 10 डिविजन्स। ये जो गैप आप देख पा रहे हैं 10 है। देखो अगर आप डिवीजन भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 ही होता है। ऐसा मत करना कि आपने ये भी ले लिया ये भी ले लिया, तो आप कहेंगे कि सर 11 डिवीजन हो गए। अरे नहीं भाई, या तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो इसको तो भूलना पड़ेगा आपको आगे का देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन आर देयर। या फिर आप गैप देखिए कितने गैप हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 7 8 9 और 10। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 गैप थे। लेकिन जब आप बुक्स उठाएंगे तो वहाँ डिवीजन लिखा हुआ है, तो मैं भी डिवीजन ही लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि 10 डिविजन्स, आप गैप्स मान के चलिए कि मैं गैप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गलत तो नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। आप यहाँ से यहाँ देखेंगे 1 से 2 तो भी आपको 10 ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ही मिलेंगे। और ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर का है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 सेंटीमीटर का। 10 डिविजन्स बराबर 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 1 डिवीजन, मतलब एक गैप का निकालना है, जैसे अभी बताया मैंने। तो वो क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर।
कहने का मतलब आपका जो ये स्केल है, इस स्केल का लिस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है इस स्केल का लिस्ट काउंट? 0.1 सेंटीमीटर, एक सिंपल स्केल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्केल है ये 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ का मेजरमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका डायमेंशन 0.01 सेंटीमीटर, ये फेल हो जाएगा, ये नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा मेजरमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या और भी डिवाइस हैं जिनका लिस्ट काउंट इससे भी कम हो? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल है। आप 11th में जाएंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे स्क्रू गेज का, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर। ये जो सारी चीजें हैं ये स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट हैं सर। स्क्रू गेज में आपको बताऊं कुछ ऐसा होता है इस तरह से, यहाँ पे एक चीज़, मतलब एग्जैक्टली तो डायग्राम में नहीं बना पा रहा, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें। वर्नियर कैलिपर में भी कुछ इसी की तरह है। स्फेरोमीटर कुछ ऐसा होता है, ऐसे 3 यहाँ पे इस तरीके से स्फेरोमीटर। तो वो आपको लैब में मिल जाएगा। लैब में आप जब देखेंगे तो लैब में आपको आराम से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलती है। इसमें इस तरह से जाज बने होते हैं और आगे कुछ है ऐसे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये तीनों, ये स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट है जिनका लिस्ट काउंट अपने स्केल से भी कम होता है। स्केल से कम होने का लिस्ट काउंट का मतलब है कि ये और भी ज़्यादा छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, और स्फेरोमीटर, जिसको कि कई बार माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आप लिस्ट काउंट की मैंने बात किया, सबसे छोटा मेजरमेंट, लेकिन अब यहाँ पर है लिस्ट काउंट एरर। इसका मतलब अगर कोई मेजरमेंट ऐसा है जो कि किसी डिवाइस के लिस्ट काउंट से आउट हो जाए, लिस्ट काउंट से आउट होने का मतलब है कि अब उसके बस की बात नहीं है उसको मेजर करना, क्योंकि वो उस लिस्ट काउंट से भी छोटी है, तो ऐसे समय जो एरर आएगा उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। क्या बोलेंगे उसको? लीस्ट काउंट एरर, राइट। जैसे सपोज करो कि ये आपके पास में स्केल है और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में ना एक ऐसा कुछ पीस था, वुड का, वुडन पीस है मेरे पास में, एक वुडन पीस है, और वो वुडन पीस यहाँ से लेके ऐसे है, ये वुडन पीस है, आराम से समझिए, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि बेटा इसकी लेंथ बताओ आप, आपके पास में स्केल है, स्केल से आपको लेंथ मेजर करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर आपका 5 था, 0.5 है ना, ये 0 ये 1 है तो ये 0.5 हो गया। फिर आगे गए तो 0.6, ये जो डिवीजन है ये 0.6 का है, ये डिवीजन है 0.7 का। लेकिन यार ये तो यहाँ तक आ रही है, समझ पा रहे हैं ना, ये यहाँ तक आ रही है, ये ना तो 0.6 के ऊपर है ना ही 0.7 के ऊपर है। तो क्या लिखें इसका आंसर? आप नहीं लिख सकते। 0.6 तो फिक्स है कि 0.6 है, 0.6 तो होगा ही होगा, लेकिन 0.6 से ज़्यादा है। 0.6 समझ पा रहे हैं ना, ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है। लेकिन 0.7 पूरी नहीं है, तो हम आइडिया लगा करके लिख देंगे कि भाई शायद ये 0.64 होगा या 0.65 होगा या 0.62 होगा, आइडिया। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये समझ में आ रही बातें? क्यों नहीं आ पाई है एग्जैक्ट वैल्यू? क्योंकि यहाँ बीच में और डिवीजन नहीं थे। और डिवीजन और क्यों नहीं थे? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ही था। कहने का मतलब ये 0.1 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे आगे मल्टीपल में जाएगा। तो 0.6 और 0.7 के बीच की वैल्यू को आपका सिंपल स्केल नहीं बता सकता। तो ये जो एरर आया, ये एरर क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट एरर। समझ में आया? तो ये हमने कुछ बातें की एरर्स के बारे में। अब हम चलते हैं एरर की मैथमेटिकल कुछ टर्म्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स रिलेटेड विद एरर, रिलेटेड विद एरर्स, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहली जो मैथमेटिकल टर्म है रिलेटेड विद एरर, डेट इज ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रू। कहने को तो ट्रू वैल्यू है। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू पता होती है?
पहला क्वेश्चन ये है, क्या आपको किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू पता होती है? आपको पता है कि एरर कैसे निकालते हैं? एरर निकालते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट? ऐसे एरर निकाला जाता है और हमें पूरे एरर की स्टडी करनी है यहाँ पर। बट मैं अब आपसे ये पूछने वाला हूँ कि क्या आपके पास में ट्रू वैल्यू होती है? ये पेन है आपके पास में, मैंने ये पेन रख दिया यहाँ। मैं कहता हूँ कि इस पेन का वेट बताइए आप, क्या आपको इसका वेट पता है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या करें वेट निकालने के लिए? आप जाएंगे, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके ऊपर इस पेन को रखेंगे और वहाँ पे एक रीडिंग आएगी और आप कहेंगे सर इतना वेट है इसका। लेकिन जो रीडिंग आई, क्या वो रीडिंग ट्रू वैल्यू थी? वो ट्रू वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी। वो ट्रू वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रूमेंट ठीक है या नहीं है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ठीक है या नहीं है ये आपको पता है क्या? ये भी आपको नहीं पता। आपको क्या पता कि उसमें गड़बड़ है कि नहीं है? जो रीडिंग मेजरमेंट के बाद में आई है वो मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू नहीं है। आराम से बातों को समझिएगा। कौन सी वैल्यू है? वो मेजर्ड वैल्यूज हैं, वो ट्रू वैल्यू नहीं है। तो अब मुद्दा ये उठ गया कि यार ट्रू वैल्यू तो किसी की पता ही नहीं होती, तो फिर क्या करें? ट्रू वैल्यू को पता कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारी रीडिंग्स लेनी पड़ेगी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज भी करना पड़ेगा। एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप 3-4 इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए और अलग अलग रीडिंग लीजिए। 5 रीडिंग उससे ले ली, 5 उससे ले ली, 5 उससे ले ली, 5 उससे ले ली, फिर उसको ले लीजिए एवरेज। क्या बोला मैंने? फिर ले लीजिए एवरेज। और मैंने आपको बताया था कि संभावना है, ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली कभी भी किसी भी चीज़ की पता नहीं होता। लेकिन जब आप 5-6 इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और हर इंस्ट्रूमेंट से 5-5, 6-6 रीडिंग्स जब लेंगे और उनसे जब एवरेज निकालेंगे तो ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास में जो वैल्यू आएगी डेट विल बी द ट्रू वैल्यू। लेकिन जस्ट उम्मीद है, वो भी एग्जैक्टली नहीं है। हो सकता है आपने जो 5 इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो 5 के 5 खराब हो। समझ में आ रही ना बातें? हो सकता है उनमें से एक भी एक्यूरेट ना हो, सारे डिफॉल्टर हो वहाँ उसमें, तो डेफिनेटली ट्रू वैल्यू तो तब भी नहीं आएगी। बट ये अजप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू कभी किसी चीज़ की पता होती ही नहीं है, ये श्योर है, कभी नहीं पता होती। और ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? तो फिर हम एक उम्मीद, जो बोलते हैं ना, एक उम्मीद की किरण होती है कि आप जो है एक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लीजिए, ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लीजिए और वो जो रीडिंग्स आ गई फिर उनका ले लीजिए एवरेज। एवरेज को मीन भी बोलते हैं, मीन। क्या लेंगे आप उसका? एवरेज या मीन। और उस एवरेज या मीन को ही आप किसका नाम देंगे? ट्रू वैल्यू का नाम देंगे। कहने का मतलब ट्रू वैल्यू ही आपकी मीन वैल्यू है और ट्रू वैल्यू ही आपकी एवरेज वैल्यू है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर भी ये कोई श्योर नहीं है कि ये जो आपने एवरेज लिया ये ट्रू ही होगा, लेकिन बस मान लेते हैं। और करें क्या? कुछ तो मानना पड़ेगा ना, ठीक है? इसको हम डिनोट करेंगे, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा पूरा, तो उस पूरे में इसको जो डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे, जैसे सपोज करो ए कोई वैल्यू है तो उसको एम लगा देंगे पीछे। ये मेरा नोटेशन है, आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला ये आपने, लेकिन हम आगे जो भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसी नोटेशन से आगे न्यूमेरिकल करेंगे। ए एम, एम एम स्टैंड्स फॉर मीन, मीन या एवरेज आप बोल सकते हैं। यहाँ एम का मतलब मेजर्ड नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि एम का मतलब मेजर्ड ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या, कौन सा ले रहा हूँ? मीन या एवरेज, ठीक है? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई क्वांटिटी एक्स है, कोई आपने क्वांटिटी मेजर की एक्स, आप मेजर किया है तो उसमें मीन वैल्यू भी होगा और सॉरी उसमें एरर भी होगा और ट्रू भी, दोनों कंटेंट। तो यहाँ एम लगाएंगे तो एक्स एम का मतलब है ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स। ए एम का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ ए। कहने का मतलब हम अपने इसके दौरान जो नोटेशन यूज कर रहे हैं ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें एम लगा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मेजरमेंट किया और आपने जब फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया तो आपके पास रीडिंग A1 आई, सेकेंड टाइम मेजरमेंट किया तो आपके पास रीडिंग A2 आई, थर्ड टाइम मेजरमेंट किया तो आपके पास रीडिंग A3 आई, फोर्थ टाइम मेजरमेंट किया तो आपके पास रीडिंग A4 आई, और इसी तरह अगर n टाइम मेजरमेंट किया तो आपके पास रीडिंग AN आई। ये सारी की सारी रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स समझ रहे हैं ना? रीडिंग्स मतलब सारी की सारी जो हैं वो मेजर्ड वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज हैं? सारी की सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। और हो सकता है इनमें से कोई ट्रू वैल्यू भी हो
लेकिन पता तो नहीं है ना भाई, नहीं पता, हो सकता है और हो सकता है एक भी ट्रू ना हो। तो सारी संभावनाएं हैं, बस जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ट्रू वैल्यू वो कहेगा कि ट्रू वैल्यू निकालो, तो उसका तरीका मैंने क्या बताया कि आप एवरेज लीजिए। एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज लेने के लिए सभी को ऐड किया जाता है और जितने वो होते हैं उनमें से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे लेते हैं ना एवरेज। जैसे दो चीज़ों का एवरेज क्या होता है, A1 + A2 अपॉन 2, 3 का करना होगा तो A1 + A2 + A3 अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास में एक ट्रू वैल्यू का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, ये ध्यान रखेंगे। ट्रू वैल्यू का मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जितनी भी आपके पास में जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन सब का आप एवरेज ले लीजिए, उस एवरेज को हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, उस एवरेज को हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी, संभावनाएं हैं, लेकिन कहेंगे, मजबूरी है, कुछ तो लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो टर्म आता है आपके पास में वो आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। यहां पर एक कोने में एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव एरर, तो बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। दो शब्द आपको यहां नजर आ रहे होंगे, ये देखो नजर आ गया ना, ठीक है। ये है रिलेटिव एरर और ये है आपके पास में एब्सोल्यूट एरर। अब इस समय एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है अलोन। अगर आप इंग्लिश में वर्जन देखेंगे अलोन, अकेला एरर। अकेला का क्या मतलब है भाई? अच्छा, उसको समझाने के लिए मुझे इधर चलना पड़ेगा। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब समझते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, की तुलना में, विद रिस्पेक्ट टू, की तुलना में, किसके कंपैरिजन में, आप समझ गए होंगे। एब्सोल्यूट मतलब अकेला, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। कहने का मतलब ये जो एरर है एब्सोल्यूट एरर, इसमें हम किसी से कंपैरिजन नहीं करने वाले, कंपेयर नहीं करेंगे, एरर का किसी दूसरी चीज से कंपेयर नहीं करेंगे। और यहाँ रिलेटिव में कंपेयर होगा, किससे होगा वो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर आपका सिंपली जो आप जो एरर बोलते हैं ना, वही सिंपल एरर है। सिंपल एरर, जो सिंपल एरर कौन सा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, वही है, यही एब्सोल्यूट एरर है, यही एरर है। कहने का मतलब जो सिंपल जो एरर होता है उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन दी थी ना आपको कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, कोई अलग नहीं है। रिलेटिव एरर क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। इसका एक सिंबल यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अपने टीचिंग के दौरान। एक सिंबल है, एक ट्राइंगल जैसा सिंबल, और इसको बोला जाता है डेल। क्या बोला जाता है इसको? डेल। डेल से नोट करेंगे। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं डेल ए, तो डेल ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन ए, ABSOLUT, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई एक बार। एब्सोल्यूट एरर इन ए। अगर मैं लिखता हूं डेल एक्स, तो डेल एक्स का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अगर मैं बोला डेल बी, तो डेल बी का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे अगर यहाँ पर AM लिखते तो उसका मतलब था ट्रू वैल्यू ऑफ A, अगर XM लिखते तो ट्रू वैल्यू ऑफ X, अगर BM लिखते तो ट्रू वैल्यू ऑफ B। तो ठीक उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि डेल A एब्सोल्यूट एरर इन A, डेल X एब्सोल्यूट एरर इन X, डेल B एब्सोल्यूट एरर इन B, इस तरीके से। अब देखिए, आपको बताया गया कि एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू तो आपकी होती है एवरेज, यहाँ मैंने बता दिया एवरेज होती है। तो आप चाहे 10 बार मेजरमेंट करो, चाहे 100 बार मेजरमेंट करो, ट्रू वैल्यू तो एक ही होगी, क्योंकि सबका एवरेज लेना है। लेकिन जो ये मेजर्ड वैल्यू हैं ये तो अलग अलग हैं। भाई फर्स्ट टाइम आपने मेजर किया कुछ और रीडिंग थी, सेकेंड टाइम मेजर किया कुछ और थी। कहने का मतलब एब्सोल्यूट एरर बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी बार आप मेजर करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, एरर है, जितनी बार आप मेजर करेंगे उतनी बार एरर आएगा। लेकिन ट्रू वैल्यू तो सबका एवरेज है ना, तो वो तो एक ही होगी, वो अलग अलग नहीं हो सकती। तो आप यही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि कोई क्वांटिटी आपने मेजर की, फर्स्ट टाइम आपके पास में मेजर्ड वैल्यू A1 आई, सेकंड टाइम आपके पास मेजर्ड वैल्यू A2 आई, थर्ड टाइम आपके पास मेजर्ड वैल्यू A3 आई, फोर्थ टाइम A4 आई, इस तरह से मेजर्ड वैल्यू है। एन टाइम मेजरमेंट किया तो आपके पास में मेजर्ड वैल्यू AN आई, ठीक है।
तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, आराम से समझिएगा बच्चे बात को, क्या बोला आपको, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो पहली बात तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर को दिखाएं कैसे, एब्सोल्यूट एरर को डेल से यूज करते हैं, डेल ए, और फर्स्ट मतलब 1 लगा देंगे यहाँ, तो डेल ए 1 का मतलब है फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू इज योर ए एम, मेजर्ड वैल्यू इज योर ए 1, है ना। फर्स्ट टाइम मेजर्ड वैल्यू कौन सी थी, ए 1 थी। तो जो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर होगा डेल ए 1 दैट विल बी ए एम माइनस ए 1। इसी तरह से अगर सेकंड एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए, आ जाओ यहाँ, सेकंड एब्सोल्यूट एरर मतलब कि डेल ए 2, ठीक है, तो डेट विल बी ए एम माइनस ए 2। इसी तरह अगर थर्ड एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, मतलब कि डेल ए 3, तो डेट विल बी ए एम माइनस ए 3। और इसी तरीके से अगर nth एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए, nth एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल ए एन, तो डेट विल बी ए एम माइनस ए एन। समझ गए। ये ट्रू वैल्यू तो हमेशा वही रहनी है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू जब जितनी बार मेजरमेंट करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू जो आएगी उसमें से माइनस कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका जो एब्सोल्यूट एरर है, दिस में आइदर बी पॉजिटिव और दिस में आइदर बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी आती है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी आती है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। माइनस करके देख लेंगे। तो जो एब्सोल्यूट एरर है डेट में आइदर भी पॉजिटिव और में आइदर भी नेगेटिव। इसके बाद में तीसरी टर्म आपके पास में आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो आपने क्या किया, एक बात बताओ, आपको जो था, मैं वही एग्जांपल आपको लेकर के चलता हूँ कि आपके सामने पेन है जो चल रहा है, और इस पेन का आपको वेट मेजर करना है, और आपने किया 10 रीडिंग ली। आराम से सुनिएगा, आपने 10 रीडिंग्स ली इसके वेट को मेजर करने के लिए, तो आपके पास में 10 एब्सोल्यूट एरर आए। हर बार के जो एरर होते हैं ना, हर बार के जो एरर हैं, जैसे फर्स्ट टाइम आप मेजर कर रहे हैं तो उस समय जो एरर आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। सेकंड टाइम मेजर कर रहे हैं तो उस समय जो एरर आएगा डेट विल बी द सेकंड एब्सोल्यूट एरर। थर्ड टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो एरर आएगा डेट विल बी द थर्ड एब्सोल्यूट एरर। तो ऐसे ये एब्सोल्यूट एरर्स आते हैं, लेकिन आपको तो इस पूरे का निकालना है ना। आपको ये थोड़ी ना देखना है कि पहले कितना एरर था, सेकंड टाइम में कितना एरर था, थर्ड टाइम में कितना एरर था, ऐसी तो बातें नहीं करनी। आपको तो भैया ये बता दो कि भाई इसका जो रीडिंग आने वाला है वो कितना आने वाला है, बस। तो कहने का मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आपके पास में आए हैं उन सबका भी आप क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, ताकि पूरे एक्सपेरिमेंट का आपको एरर पता लग जाए। बात समझ में आए। मीन का मतलब एरर होता है, सॉरी एवरेज होता है, और इसको डिनोट करते हैं बार से। किसे नोट करते हैं इसको, बार से, डेल ए बार। तो डेल ए बार क्या होने वाला है, जितने भी एरर है ना एब्सोल्यूट एरर, सबको ऐड करो। डेल ए 1 डेल ए 2 मीन लेना है ना बेटा, डेल ए 3 और प्लस डॉट 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 और प्लस में डेल ए एन, और उसको डिवाइड कर दो किससे, एन से, क्योंकि एन थे। अब इनमें एक विशेष चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने मोड ले रखा है। ये जो आपके सामने ये जो नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं इनको, मोड। और मोड क्यों लिया जाता है, मोड जब लिया जाता है तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ मोड लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बेटा आप निकाल रहे हैं एवरेज। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एवरेज निकालते टाइम दो चीज़ों को तीन आपस में घटा दिया जाता है? कभी सुना है आपने? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप ऐड करोगे और जितने हैं उतने से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ मोड नहीं लगाता तो इनमें से कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, आपको बताया। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे फिर और भी क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो फिर एवरेज थोड़ी ना आएगा, वो तो कुछ और ही आएगा भाई। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिया गया है, मोड लिया गया है, ध्यान रखना। इसके बाद में आपकी जो चौथी टर्म है डेट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो जैसा नाम बता रहा है रिलेटिव मतलब रिलेशन करेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे। तो अगर एरर को अच्छा एरर को किसके रिस्पेक्ट में देखें, डेफिनेटली ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मेजर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अब मैं जैसे वही एग्जांपल आपको लेता हूँ। आप गए, आपके पास में 1 kg शुगर है, आपने मेजरमेंट किया, आंसर आया 1.2, तो मैं कहूँगा कितना एरर आया, तो आप कहेंगे सर 0.2।
अब कैसे पता लगा ये 0.2? ये आपको पता लगा ट्रू वैल्यू से कंपेयर करने के बाद में, क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता होती तो क्या अकेली मेजर्ड वैल्यू से एरर आ सकता था? आप कहेंगे सर नहीं। बात समझ में आ रही बातें? तो ये जो एरर होता है ये किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? ट्रू वैल्यू की। भाई ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा, ट्रू वैल्यू से कितना कम। मेरे हिसाब से उम्मीद क्लियर हो गया होगा। ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा, ट्रू वैल्यू से कितना कम। तो रिलेटिव एरर। और एक बात और भी पता होगा कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू की बात करते हैं तो हम हमसे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होगा एरर, ठीक है, और अपॉन में क्या चीज? ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अच्छा, आप कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली तो निकाल करके नहीं देखेंगे। हालांकि आप इंडिविजुअली भी निकाल करके देख सकते हैं, लेकिन हम तो पूरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर लीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे ट्रू वैल्यू। कहने का मतलब डेल ए बार अपॉन ए एम, ठीक है। यहां पर ये भी हो सकता था डेल ए वन अपॉन ए एम, वो फर्स्ट टाइम का रिलेटिव एरर आ जाता। डेल ए टू अपॉन ए एम, वो सेकेंड टाइम का एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर आ जाता। डेल ए बार लिया, इसका मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट का। ये बात ध्यान रखना, रिलेटिव एरर पूरे एक्सपेरिमेंट का भी हो सकता है, और रिलेटिव एरर जो है वो आप मेजरमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है परसेंटेज एरर। क्या आता है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या चीज़ है? अगर आप रिलेटिव एरर की, इतना तो आपको पता होगा कि जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके पास क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। कहने का मतलब डेल ए बार अपॉन ए एम इंटू में 100, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। काफ़ी लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि लेंथी लेक्चर बनता जा रहा है। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस आप सुनते जाइएगा। एक क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम के ऊपर। सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको आप मेजर करना चाह रहे हैं। ये ना एक एक्सपेरिमेंट होता है 11th क्लास में सिंपल पेंडुलम का, मैंने पहले बताया था आपको, और आप लैब में करेंगे भी इसको। सिंपल पेंडुलम में आप टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं, और उसने बोला कि जब पहली बार टाइम पीरियड निकाला तो रीडिंग आई 2.63 सेकेंड, दूसरी बार निकाला तो रीडिंग आई 2.56 सेकेंड, तीसरी बार निकाला तो 2.42 सेकेंड, ठीक है। चौथी बार निकाला तो आपके पास में रीडिंग्स आई 2.71 सेकेंड, और पांचवी बार निकाला तो 2.80 सेकेंड। ये रीडिंग्स हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है? सारी चीज़ें, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सब निकालना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये सारी चीज़ें निकलें। आपने देखा ये सारी चीज़ें जब निकलेगी जब आपके पास में ट्रू वैल्यू हो। तो सबसे पहला काम है आपको ट्रू वैल्यू निकालना। ये जो रीडिंग्स हैं इनको आप, ये मेजर्ड वैल्यू हैं, ये A1 है, ये आपके पास में A2 है, ये आपके पास में A3 है, ये आपके पास में A4 है, ये आपके पास में A5 है, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, रीडिंग्स जो आई है। तो सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू के लिए आपको क्या बताया था? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। इन सबको डिवाइड करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2.62 सेकेंड। इन सबको ऐड करने के बाद, एवरेज निकालने के बाद, तो ये आपके पास में होगी ट्रू वैल्यू। इसके बाद में उसने बोला एब्सोल्यूट एरर निकालिए। एब्सोल्यूट एरर, अब देखिए एक्सपेरिमेंट 5 बार हुआ है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर भी 5 आएंगे। तो जो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर होगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल A1, डेट विल बी, फार्मूला याद है ना आपको, AM माइनस A1। AM कितना है सर आपका? 2.62, ये देखिए, और A1 फर्स्ट टाइम मेजरमेंट 2.63, तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस 0.01 सेकेंड। ये आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ गया। बात आई समझ में? और माइनस भी आ गया, आप ये भी ध्यान देंगे इस चीज़ में। अगर वो बोले सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ एब्सोल्यूट एरर और फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर, 5 ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने रीडिंग 5 बार ही ली है, आपने मेजरमेंट 5 बार ही किया है, तो इसलिए आपके जो ये एरर निकलेंगे ये भी 5 ही निकलेंगे, ये 6 नहीं निकल सकते। बात आ रही है समझ में? तो आप हर बार आप माइनस करेंगे इनकी रीडिंग्स लेते हुए। 2.62 माइनस 2.56, ये देखिए A2 कितना था? 2.56, 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71, 2.62 माइनस 2.80। समझ में आया? ठीक है, तो इनको माइनस करते जाएंगे
और यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ 0.06 सेकेंड आपका बच जाएगा। ये आपके पास में आ जाएगा माइनस करेंगे तो 2 सेकेंड, राइट। ये दोनों नेगेटिव आने वाले हैं और ये आएगा 0.09 सेकेंड और ये आपके पास में आएगा 0.81 सेकेंड। तो ये आ गए। उसके बाद में हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप देखो कुछ एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव है तो कुछ एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव है। तो मीन निकालने का मतलब डेल ए बार, तो डेल ए बार का याद है ना, मोड डेल A1। मोड लेना है। मोड क्यों लेना है? क्योंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एवरेज। किसके साथ डील कर रहे हैं हम? एवरेज के साथ में डील कर रहे हैं। और अपॉन में 5, तो सबको माइनस को भी आप प्लस मानेंगे, ध्यान रखना है, सारे पॉजिटिव लेने हैं। और 5 से आप डिवाइड करोगे तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है। फिर आपको बोला रिलेटिव एरर निकालो, बड़ा आसान है सर। जब इतना हो गया तो आगे भी कर लेंगे। रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल ए बार अपॉन AM। तो डेल ए बार कितना है? 0.11 और AM कितना था? 2.62। तो आपका जो आंसर आएगा डेट विल बी 0.04। फिर बोलेगा परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर 0.04 इंटू में 100 है ना, रिलेटिव एरर इंटू 100, और ये आपके पास में कितना परसेंट आ जाएगा? 4%। तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स थी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पहले तो एरर क्या होता है, एरर की क्या डेफिनेशन है, एरर के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में एरर से रिलेटेड मैथमेटिकल टर्म्स कौन कौन सी हैं, और उन मैथमेटिकल टर्म्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि इस तरह से चीज़ें निकाली जाती हैं। एरर में अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तो अब शुरुआत है सिर्फ एक, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो अगले 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं एरर के ऊपर, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए,